तो राजनीति में तो सभी होते हैं। मेरे ख्याल में राजनीति चुनाव से शुरू नहीं होती, चुनाव पे आके तो ख़त्म होती है। हम हमेशा ये शिकायत करते रहते थे कि शिक्षित लोग, पढ़े लिखे लोग, साफ छवि वाले लोग राजनीति में नहीं आते हैं। तो बहुत सोच के फिर ये सोचा कि पहले हम खुद ही आए, हम दूसरों से क्यों कहें। वो ठीक है, वो हमारे शीर्ष नेताओं का निर्णय रहा और हमने उसको माना है। आरएलडी ने इस बार कितनी महिलाओं का टिकट दिया है? आरएलडी में कितनी प्रतिनिधित्व कितना है महिलाओं का? जी, आरएलडी ने इस बार 2 महिलाओं को टिकट दिया है। तो मैं ये मानती हूँ कि ये नंबर बहुत कम है। नमस्कार, मैं धीरज मिश्रा और आप सभी का दी लल्लन टॉप में स्वागत है। इस समय हम लोग मेरठ में हैं और हमारे साथ मेरठ कैंट से सपा और आरएलडी के गठबंधन में चुनाव लड़ रही मनीषा अहलावत जी हैं। मनीषा जी, स्वागत है आपका लल्लन टॉप में। थैंक यू। कितनी रैलियां कर ली आप आज दिन भर में? रैलियां तो अभी अलाउड नहीं है, हम तो अभी ऐसे डोर टू डोर कर रहे हैं और आपने देखा बहुत शांत तरीके से कर रहे हैं। कुल 20 लोग होते हैं हमारे साथ और जो थोड़े क्षेत्र के इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, जिन्हें लोग पसंद करते हैं, जैसे डॉक्टर हरविंदर हैं यहाँ पर, हम इनसे जाके मुलाकात कर रहे हैं और वहीं पर कुछ लोग इकट्ठे हो जाते हैं, उनसे मुखातिब होते हैं और उनकी सुनते हैं, अपनी सुनाते हैं। तो राजनीति में आने का आपने कैसे निर्णय लिया? तो राजनीति में तो सभी होते हैं। मेरे ख्याल में राजनीति चुनाव से शुरू नहीं होती, चुनाव पे आके तो ख़त्म होती है। राजनीति शुरू होती है एक जागरूक नागरिक से, हमारे घरों से, हमारी सोच से। तो मैं हमेशा से एक पॉलिटिकली एक्टिव सिटीज़न रही हूँ और पिछले कुछ वर्षों से कोई भी समाज जो इस सरकार में हुआ है, कुछ ना कुछ दमनकारी इनका रवैया रहा है हर वर्ग के प्रति। मैं उनके साथ खड़ी हुई हूँ और कहीं ना कहीं वो एक आप आंदोलित तो हो ही जाते हैं जब आपके आसपास सभी दमन किए जा रहा है। तो और मेरे पिताजी राजनीति में रहे हैं 2007 से 2012 तक विधायक रह चुके हैं। तो वहाँ से एक अनुभव भी है और जब ये मौका आया तो मुझे लगा कि हम हमेशा ये शिकायत करते रहते थे कि शिक्षित लोग, पढ़े लिखे लोग, साफ छवि वाले लोग राजनीति में नहीं आते हैं। तो बहुत सोच के फिर ये सोचा कि पहले हम खुद ही आए, हम दूसरों से क्यों कहें। और ये एक धारणा है कि भ्रष्ट लोग ही राजनीति में आते हैं, इसको अगर बदलना है तो शुरुआत खुद से करनी पड़ेगी। तो आप मेरठ कैंट से चुनाव लड़ रही हैं, तो आप इस एरिया में, इस विधानसभा क्षेत्र में कब से ज़मीन पे काम कर रही हैं, कब से यहाँ एक्टिव हैं आप? देखिए, मैं यहीं पर पैदा हुई हूँ और यहीं पली बड़ी हूँ। मेरी स्कूलिंग यहीं हुई है, 12वीं भी। मैं कॉलेज भी मेरठ कॉलेज में गई हूँ और पिछले कुछ सालों से मैं यहाँ पर एक्टिव हूँ। 2016 से मैंने मेरठ के पास ही गांव में काम शुरू किया था, ग्रामीण इलाकों में। जैसे कि क्या कार्य? डिजिटल लिटरेसी, और वो इसमें कोविड टाइम में बहुत ज़्यादा कारगर रहा, क्योंकि खासकर लड़कियों को डिवाइस नहीं मिल रहा था, वो डिवाइस और इंटरनेट एक्सेस नहीं था, तो वो करवाना और लाइब्रेरी खुलवाना। मैंने ये नहीं सोचा था कि ये क्षेत्र में मैं कभी चुनाव लड़ूंगी, पर मैंने बिना सोचे जहाँ मुझे ऐसा लगा कि ज़रूरत है वहाँ मैंने मदद करी है। नहीं, लेकिन मेरठ कैंट को लेके कोई ऐसा ट्रिगर पॉइंट रहा था कि आपके दिमाग में कि आपको यहाँ से चुनाव लड़ना है? कोई ऐसा विशेष चीज़ जो आप मेंशन कर पाएँ? तो इसके लिए मैं आभार प्रकट करना चाहूँगी राष्ट्रीय लोक दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चौधरी जयंत सिंह जी, कि उनकी दूरदर्शिता रही कि उन्होंने मुझे पहचाना और उन्होंने समझा कि ये इस विधानसभा के लिए मेरे जैसा प्रत्याशी सूटेबल रहेगा। और उसी का नतीजा हम आज देख रहे हैं कि ये चुनाव पलटता नज़र आ रहा है और ये अब सेफ सीट नहीं रही है भाजपा के लिए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि चुनाव पलट रहा है, लेकिन यहाँ पिछले 4 बार से जो है भाजपा ही यहाँ पे जीतती आई है। तो वो जो एक इनका स्ट्रांग होल्ड यहाँ बना हुआ है, उसको आप कैसे तोड़ेंगी? नहीं, वो स्ट्रांग होल्ड तो टूटा हुआ है। अगर 20 साल से एक विधायक है तो जनता तो समझ चुकी है ना, बार बार उनको मौका दिया, बिना मांगे उनको वोट मिले हैं। तो इस बार जनता ये सोच रही है विकल्प है हमारे पास। आज तक विकल्प नहीं, क्योंकि यही धारणा बनी हुई थी कि ये एक गढ़ है भाजपा का और इसे तोड़ा नहीं जा सकता। तो हमने ये चुनौती स्वीकार करी और जनता साथ दे रही है, तो तोड़ा तो जाएगा ये गढ़ इनका। तो
ऐसी भी बात निकल के आ रही है कि आप सरधना से टिकट लेना चाह रही थी, लेकिन आपको यहाँ से मिला जहाँ से आपके पिताजी विधायक रहे हैं। तो क्या हुआ कि आपको वहाँ से नहीं मिला, फिर आपको यहाँ पे आना पड़ा? तो कुछ समीकरण ऐसे रहे और वो ठीक है, वो हमारे शीर्ष नेताओं का निर्णय रहा और हमने उसको माना है पूरे सम्मान के साथ। और मैं कहती हूँ कि जो भी रणभूमि हो, रणभूमि कोई भी हो, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। और ये क्षेत्र भी मेरा ही है। सरधना की विधानसभा के काफ़ी इलाके अब इस विधानसभा में आते हैं, तो पड़ोसी हैं और मैं तो यहीं पर पली बड़ी हूँ, सरधना में नहीं। अच्छा, आपके विरोधियों का ये भी कहना है कि आप एक तरीके से पैराशूट कैंडिडेट हैं और आपने यहाँ लोकल लेवल पे उतना आपका अनुभव नहीं है, आपने कार्य नहीं किया है और आपको अंत समय में लाया गया है। देखिए, मैंने जैसे बताया, मैं यहीं पली बड़ी हूँ, मैं यहीं की हूँ, तो पैराशूट वो मुझे कह रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें कह रही हूँ वो कैप्सूल कैंडिडेट हैं। वो 20 साल रहकर भी जनता में नहीं आ पाए, तो क्या फ़ायदा अगर आप शहर में रह रहे हैं पर जनता के बीच नहीं जा रहे हैं। आपने अपने आप को एक कैप्सूल में बंद कर लिया। वो जनता ही कह रही है कि वो तो शाम तक तो बाहर निकलते हैं, वो निकल ही नहीं सकते। अगर वो निकलते तो वो देखते कि मेरठ के शहर की गलियों में कितना कचरा भरा पड़ा है और सड़कें कितनी टूटी पड़ी हैं। अच्छा, एक बार अगर आप हमें इस राजनीति से पहले थोड़ा सा पीछे जाएं और अगर आप अपने पिछले करियर के बारे में बता सकें, हमें अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में बता सकें। हमें आपके जो समर्थक थे वो बता रहे हैं कि आप विदेश में भी पढ़ाई आपने किया है। जी हाँ, मैंने अपना MBA करा है जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी एटलांटा से, और उसी के बाद से मैं 22 साल की एज से मैं जॉब कर रही हूँ। कहीं ना कहीं मैंने काम किया है, कॉरपोरेट में काम किया है, मैंने छोटा व्यवसाय भी अपना शुरू किया था, और फिर पिछले 4 साल से सोशल सेक्टर में एक्टिव हूँ एज अ वॉलंटियर। मैंने काफ़ी संस्थाओं में काम किया है। फिर अपनी संस्था स्कूल ऑफ नेचर फाउंडेशन मैंने बनाई, जिसका ध्येय यही है कि डिजिटल लिटरेसी फॉर गर्ल्स एंड रिफॉरेस्टेशन एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो मैं सोशल सेक्टर में भी काम कर रही हूँ और 25 साल का मेरा जो अनुभव है वो सभी, और मेरा एक्सपोजर रहा है। तो मैं ये एक शहर है मेरठ कैंट, तो मैं जिस तरह से शहर की कल्पना करती हूँ, जो एक सिटी ब्यूटीफुल हम इस शहर को बना सकते हैं। और मुझे लगता है कि बहुत भारी उपेक्षा रही होगी नेताओं की, यहाँ के विधायक सांसद एक ही पार्टी के होते हुए, सारा पावर उनके पास थी, सारे संसाधन उनके पास थे, तो बहुत भारी उपेक्षा रही होगी कि आज मेरठ कैंट की ये हालत है। अच्छा, आपने कहा कि आपके डिजिटल लिटरेसी के दिशा में आप काफ़ी काम कर रही हैं, ग्रामीण महिलाओं को शिक्षित करने की कोशिश कर रही हैं। भारतीय परिवेश के हिसाब से आपको क्या लगता है कि डिजिटल लिटरेसी से पहले हमारे जो गांव देहात के स्कूल हैं, उन सब चीज़ों को ज़्यादा बेहतर करने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल, ये डिजिटल लिटरेसी तो समय की डिमांड है। अब सबके हाथ में इन्होंने फ़ोन थमा दिए हैं और इन्होंने सारे जितने भी आप देखिए, शिक्षा अब ऑनलाइन हो गई है। आप जितनी स्कीम आप लॉन्च करते हैं, आप विधवा पेंशन ऑनलाइन है, और हमारी विधवा औरतें हैं, बूढ़ी वृद्ध महिलाएं हैं, वो क्या चला सकती हैं फ़ोन? तो बैरियर्स क्रिएट कर दिए गए हैं। तो उसका तो तोड़ ये है कि सभी को ये डिजिटल वर्ल्ड सीखना पड़ेगा। लेकिन हमारे रालोद के संकल्प पत्र में ये एक बिंदु है कि हम जन सेवा केंद्र खोलेंगे, जिसमें उन लोगों को जो ये डिजिटली लिटरेट नहीं है और जो फॉर्म नहीं भर पाते हैं या ये बैरियर्स फेस नहीं कर पाते हैं, तो उनको हेल्प करेंगे कि स्कीमें तो लॉन्च हो गई हैं पर उनका बेनिफिट लोग नहीं ले पा रहे हैं। तो जैसे कि हमारे क्षेत्र में कुछ गांव भी आते हैं, अब ग्राम प्रधान को आपने टारगेट दे दिया कि 100 आयुष्मान कार्ड आपको बनाने हैं। कार्ड तो बन गए, वो डेटा पहुंच गया, मोदी जी उस बोल सकते हैं कि हमने इतने कार्ड बनवा दिए, लेकिन वो कार्ड कहाँ चल रहे हैं? मुझे आप बताइए, एक जना भी बताइए। मैं 40 गांव में घूमी हूँ सरधना में, और यहाँ पे भी 10 गांव हैं, कहीं पर मुझे आज तक एक भी लाभार्थी नहीं मिला है उस स्कीम का। और यही हाल विधवा पेंशन का, वृद्ध महिला पेंशन का भी है कि सालों से महिलाएं चक्कर काट रही हैं, खासकर महिलाएं, क्योंकि वो उनका लिटरेसी लेवल भी कम है, तो वो इन स्कीमों का लाभ तो उठा ही नहीं पाती हैं। तो आप स्कीमें तो लॉन्च करे जा रहे हैं, पर लोगों के हाथ में वो हथियार तो दीजिए, वो असला तो दीजिए कि वो इन स्कीमों का लाभ उठा पाए। तो लेकिन एक भी है कि डिजिटलाइजेशन होने की वजह से एक डिजिटल डिवाइड भी देखने को मिल रहा है। वही उसी की मैं बात कर रही हूँ, बहुत बड़ा डिजिटल डिवाइड है जिसको हमको आने वाले सालों में भरना होगा। जो हमारी सरकार, गठबंधन सरकार की ये संकल्प है कि लैपटॉप दिए जाएंगे, मोबाइल डिवाइसेस दिए जाएंगे,
तो पहले तो डिवाइस आए, अब कह रहे हैं अब चुनाव से पहले तो उन्होंने बिजली भी आधी कर दी। आप उनसे पूछिए 4.5 साल उन्होंने जो बिजली महंगी दी है क्या वो रिफंड करेंगे लोगों को? तो अब नींव डालने की क्या ज़रूरत है? 5 साल थे आपके पास, प्रदेश में आपकी सरकार, देश में आपकी सरकार, यहाँ के विधायक भाजपा के, यहाँ के सांसद विधायक भाजपा के हैं, तो क्या कमी क्या रह गई कि आपने इस मेरठ कैंट का विकास नहीं किया? चलिए, ये तो रही आपके कैंडिडेचर की बात। अब मैं थोड़ा सा समझना चाह रहा हूँ राजनीति में महिलाओं की भूमिका। एक महिला कैंडिडेट होने के नाते आप इस चीज़ को कैसे देखती हैं कि अभी भी राजनीति में महिलाओं का आना कितना मुश्किल है? देखिए, मेरे से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता कि राजनीति में महिलाओं का आना बहुत मुश्किल है अभी भी, खासकर कि हमारे ये उत्तर प्रदेश में। और तो मैं इसे एक अपना मैं मानती हूँ कि ये एक प्रिविलेज है मेरी कि मैं यहाँ तक पहुँच पाई, और मैं इस विशेष अधिकार को इस्तेमाल करूँगी और नेत्रियों को डेवलप करने में। तो मेरा भी ये प्रण है कि अगले 5 साल में मैं अपनी विधानसभा से 100 महिला नेताओं को तैयार करूँगी। लेकिन इसका रोड मैप क्या है आपके दिमाग में? कैसे आप तैयार कीजिए? जी, मैं जैसे कि मैंने बताया, कुछ सालों से मैं संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ जो इस दिशा में काम कर रही हैं। पॉलिटिकल शक्ति नाम की एक संस्था है, नेत्री फाउंडेशन है, इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी है, और यूएन विमेन का एक शी लीड्स करके एक इनिशिएटिव है जिसका मैं भी हिस्सा रही हूँ। तो मैं इन सभी को, और वो तैयार हैं काम करने के लिए, लेकिन यहाँ पर कोई नेता उनको जगह नहीं देता है, उनको टाइम नहीं देता है। तो वो तैयार हैं यहाँ इस क्षेत्र में काम करने के लिए। तो हम चाहते हैं कि हम महिलाओं को हर स्तर पे तैयार करें, वो हाशिए पे ना रहें, केवल कार्यकर्ता ना रहें, वो आगे आके चुनाव लड़ें हर स्तर पे, ग्राम, नगर पंचायत, हर स्तर पे। अच्छा, आरएलडी ने इस बार कितनी महिलाओं का टिकट दिया है? आरएलडी में कितनी प्रतिनिधित्व कितना है महिलाओं का? जी, आरएलडी ने इस बार 2 महिलाओं को टिकट दिया है। तो मैं ये मानती हूँ कि ये नंबर बहुत कम है, और आरएलडी नहीं, सभी पार्टियों ने, एक कांग्रेस को छोड़कर, उनका तो अपना कैंपेन ही यही है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। मैं उसकी सराहना करती हूँ, लेकिन मैं ये भी कहती हूँ कि अभी जो लड़ाई है ये उससे बहुत बड़ी लड़ाई है। ये चुनाव 2022 का बहुत अहम है। ये चुनाव है संविधान को बचाने के लिए, ये चुनाव है हमारे भारत का जो एक आइडिया ऑफ इंडिया है उसको बचाने के लिए है। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि चौधरी जयंत सिंह जी ने मुझ जैसी कैंडिडेट को अगर आगे किया है जो 100 नेताओं को तैयार करेगी, तो मैं एक ही 100 के बराबर हूँ। लेकिन मैं भविष्य में ये बदलना चाहूँगी कि कम से कम 50%, क्योंकि हम आबादी का 50% है, 50% टिकट महिलाओं को मिले, और उसके लिए हम महिलाओं को तैयार करेंगे। नहीं, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि सिर्फ 2 महिलाएं काफ़ी ज़्यादा कम हैं? 2 ही महिलाएं? मैं तो मानती हूँ कम है, जी हाँ, उन्होंने भी माना है। लेकिन जैसा कि मैं कह रही हूँ कि हमारे यहाँ कैंडिडेट नहीं मिलते हैं, क्योंकि देखिए, मेरा विशेषाधिकार, मैंने माना मेरा विशेषाधिकार है कि मेरे पिताजी विधायक रहे हैं। तो कितनी महिलाएं हैं और कितने विधायक, या और विधायकों की भी तो बेटियां हैं, लाएं आगे। मैं तो बोलती हूँ सबको लाना चाहिए। मेरे पिताजी ने एक रोल मॉडल बने हैं वो, अपने समाज में भी और राजनीति में भी, और मैं आशा करती हूँ कि बाकी लोग भी इसको फॉलो करेंगे। अच्छा, मैं आपका इलेक्शन कैंपेन ये अभी फॉलो कर रहा था पिछले 1-1.5 घंटे से, और मैंने आपके 1-2 जो महिला कार्यकर्ता हैं उनसे भी मुलाकात किया। लेकिन जो मैं ओवरऑल देख रहा हूँ कि पुरुषों का ही प्रभुत्व है यहाँ पे, मैक्सिमम बाहर बाउंसर भी 3-4 खड़े हैं, तो एक तरीके से मेल डोमिनेटेड ही पूरा माहौल दिख रहा है। तो इस चीज़ को फिर आप कैसे बदलिएगा, और कैसे फिर आप अपना जो आपका जो एजेंडा है कि महिलाओं की भूमिका, उसको कैसे आप जस्टिफाई करेंगे? जी, देखिए, पुरुष डोमिनेटेड तो हमारा संसद भी है और विधानसभा भी है, तो क्या कीजिएगा। लेकिन एक बदलाव तो शुरू हुआ है। मैं चुनावी मैदान में तो आई हूँ। पिछले विधानसभा चुनाव में भी मेरठ कैंट में तो कोई प्रत्याशी आज तक आई नहीं है, और अभी भी आप अगर देखते, मेरठ इस क्षेत्र में 7 विधानसभा है, मैं अकेली महिला प्रत्याशी हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरा जो चुनाव कैंपेन चल रहा है, आपने ज़रूर थोड़ा अलग यहाँ पे दृश्य देखा है, लेकिन मैं जहाँ भी जा रही हूँ वहाँ महिलाओं को बुलाया जा रहा है, आगे लाया जा रहा है, और महिलाएं हमेशा आगे बैठती हैं। तो ये बदलाव तो एक छोटे स्तर पे शुरू हो चुका है।
अच्छा, राजनीति में जो है, राजनीति लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गया है, बिना पैसे की आप राजनीति कर नहीं सकते, चुनाव लड़ नहीं सकते। तो ऐसे इस माहौल में जो मान लीजिए दूर दराज के क्षेत्रों में महिलाएं हैं या जो लड़कियां हैं जो एक्टिविस्ट के रूप में काम कर रही हैं, आपको क्या लगता है कि वो फिर कैसे इस राजनीति में एंट्री ले पाएंगी? तो एक अमेरिका की संस्था है एमिलीज लिस्ट, हम उसका मॉडल यूज़ करेंगे। उसमें हम जो महिला को हम तैयार करेंगे, हम उनके लिए फंड्स भी इकट्ठे करेंगे, तो हम उस इलेक्शन को भी फंड करेंगे। तो मैं समझती हूँ ये एक बहुत बड़ा बैरियर है, और महिलाओं को क्योंकि कोई भी आज मतलब आप समझते हैं कि एक परिवार से इतना फंड नहीं मिलते हैं, तो जो इस तरह से कमज़ोर फाइनेंशियली कमज़ोर उससे आ रहे हैं, तो हम उनको फंड भी करेंगे। लेकिन एक थोड़ा टेंटेटिव आकलन हम लोग को बता सकेंगे आप कि एक चुनाव लड़ने के लिए कितना रुपए का खर्च हो जाता होगा एक विधानसभा में? जी, मैं क्या बताऊं आपको, जो अलाउड है वो इलेक्शन कमीशन से आपको पता ही होगा। नहीं, अलाउड तो है, लेकिन उसके बाद भी बाहरी तरीके से जिस तरीके से पूरा लाव लश्कर के साथ पूरे रैलियां होते, मैं सिर्फ आरएलडी की आपकी नहीं बात कर रहा हूँ, ओवरऑल मैं समझ जी, हम तो जो इलेक्शन कमीशन ने बताया है उसको मान के अपना दायरा चल रहे हैं, और मुझे तो आए हुए ही 10 दिन हुए हैं, तो मेरा तो इतना खर्चा नहीं होगा, ना मैं करना चाहूँगी, क्योंकि जो ज़्यादा खर्चा करेंगे तो वो आगे कमाने की भी सोचेंगे। मैं इसमें कुछ कमाने तो आई नहीं हूँ। आप दूसरे प्रत्याशियों से पूछिएगा, उन्हें ज़्यादा पता होगा, वो 6-6 महीने से लगे हुए हैं। अच्छा, कई सारे विधानसभा क्षेत्र में जो महिला कैंडिडेट उतारे जाते हैं उसमें ऐसे सर्वेज आए हैं, वो ये देखा गया है कि महिलाओं को उन्हीं सीटों पे उतार देते हैं जहां पे कोई जीतने की प्रोबेबिलिटी नहीं होती, और एक तरीके से महिला कैंडिडेट का प्रतिशत बढ़ाने के लिए वो ऐसा कर देते हैं। आपके साथ क्या ऐसा हुआ है? नहीं, मुझे नहीं लगता। अगर ऐसा होता तो केवल 2 सीटें नहीं होती महिलाओं की, और भी दे देते, और भी ऐसा तो नहीं है कि सारी सीटें जीत रहे हैं, कुछ सीटों पे हो अंदेशा रहा होगा, तो ऐसा नहीं है। उन्होंने, मुझे लगता है कि देखिए ये सीट एक कठिन सीट ज़रूर मानी जाती है, लेकिन मैं भी एक दमदार कैंडिडेट हूँ, मैं कोई कमज़ोर कैंडिडेट तो नहीं हूँ, तो मुझे वो जीतने वाली, मैं जिस सीट पर आप सरदना की बात कर रहे हैं वो तो जीती हुई सीट थी, तो उन्होंने मुझे यहाँ उतारा, यानी मेरे अंदर ज़्यादा विश्वास दिखाया है। आपके अंदर, बिल्कुल बिल्कुल। एक सवाल मेरा आपसे और है कि आप मेरठ कैंट की जनता को बदलाव के रूप में क्या ऑफर कर रहे हैं कि आप अगर जीत के आती हैं तो आप क्या परिवर्तन यहाँ पे लाएंगी? तो सबसे पहले तो परिवर्तन ये होगा और बदलाव ये होगा कि आपको एक फुल टाइम प्रोफेशनल आपको मिलेगा आपके विधायक के रूप में। आप हमेशा अवेलेबल रहेंगे उनके लिए? जी बिल्कुल। अच्छा। क्योंकि मैं इसको अपना फुल टाइम जॉब मान के आऊँगी, और मैंने अपना बिजनेस भी चलाया है और मैंने जॉब भी किया है, तो मैं टीम मैनेजमेंट समझती हूँ, मैं ऑपरेशंस मैनेजमेंट समझती हूँ। तो ये जो विधायक का एक काम है, ये टीम को मैनेज करना है, ऑपरेशंस मैनेजमेंट है, और मुझे लगता है कि वहीं से वही बदलाव है कि एक फील्ड में आके काम करना। आप देखिए, अगर अभी मुझे यहाँ पता लग रहा है विधायक आए ही नहीं, 5 साल से एक क्षेत्र में नहीं आए, खैर वो तो 20 साल से हैं, तो 20 साल से नहीं आए हैं। अगर आप कंपनी भी चला रहे हैं, एक विभाग में नहीं जाएंगे तो क्या कंपनी फेल नहीं हो जाएगी? एक सीईओ अपने किसी विभाग में जाके झांके भी नहीं। तो बस मैं यही कह रही हूँ कि बदलाव ये है कि आपको एक शिक्षित और एक युवा और एक कैपेबल कैंडिडेट मिल रहा है, और ये जनता भी समझ रही है, तो बदलाव यही होगा। अच्छा, चुनाव में इस समय काफ़ी ज़्यादा जिन्ना, पाकिस्तान और धर्म का ये मामला उठ के आ रहा है, इसको आप कैसे टैकल कर रही हैं? इसको तो जनता मैंने आज फ्रंट पेज देखा उसका, अमर उजाला का, उस पर लिखा था कि 2 भाई दंगे कराने आ रहे हैं, से एक स्टेटमेंट आया था। ये चुनाव के टाइम में ये सब स्टेटमेंट आते ही हैं, मैं इन सब से दूर रहना चाहूँगी। मैं मुद्दे की बात करती हूँ, आप मेरा फेसबुक लाइव देखिएगा, मैं हर रोज़ 2 बात करती हूँ, और मैं हमेशा जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जनता की आसान या कठिन करते हैं, मैं उनकी बात करती हूँ। नहीं, लेकिन मनीषा जी, बात करना तो एक अलग चीज़ है, लेकिन दूसरा, चूंकि आप वोट, अब चुनाव लड़ रही हैं, तो आपको लगता है कि यह वोट में तब्दील हो पाएंगी ये सारी चीज़ें? ये जो अभी पूरा कैंपेनिंग, जैसे पुराने दंगे की याद दिलाई जा रही है कि दंगा नहीं भूलना है, ये है, तमाम तरीके की बातें हो रही हैं, तो इसका कैसे आप समाधान निकाल रही हैं? देखिए, मैं ये मानती हूँ, एक कहावत है, भूखे पेट भजन ना होए गोपाला, ले ले अपनी कंठी और ले ले अपनी माला। तो जनता ने भी अपना ये मन बना लिया है कि आप कितना भी हिंदू मुस्लिम करेंगे, राम और ये अल्लाह वगैरह ये सब बातें उठाएंगे, जिन्ना वगैरह, जनता ये जिन्ना बोलते हैं, जनता गन्ना बोलती है।
है ना, ये कब्रिस्तान बोलते हैं, जनता रोज़गार की बात करना चाहती है, तो ये टैकल तो ये जनता कर रही है, इस बार ये भटकेंगे नहीं, तो मुझे ये पूरा विश्वास है। अच्छा, कैंट की जो सीट है वो व्यापारियों का बहुल क्षेत्र है और व्यापारी जो है हमेशा से भाजपा के तरफ उनका झुकाव रहा है, तो यहाँ पे फिर आरएलडी कैसे आपकी भूमिका साबित कर पाएगी? जी, तो मैं आज सुबह ही जैन समाज की एक सभा में गई थी, उन्होंने बहुत सम्मान के साथ मुझे बुलाया था, और व्यापारी इस बार बदलाव चाहते हैं क्योंकि व्यापारी झेल चुके हैं कोरोना टाइम में। मेरठ शहर, आपने सही कहा, व्यापारियों का शहर है मेरठ कैंट। यहाँ पे पेपर इंडस्ट्री और स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट इंडस्ट्री से लेके छोटे छोटे कारखाने हैं, और आप जाइए, दुकानें हैं, क्लिनिक्स हैं, सैलून हैं, ब्यूटी पार्लर्स, ये सब बिजनेस है। एक छोटा रोज़गार भी कम से कम 5-6, छोटा व्यवसाय 5-6 रोज़गार पैदा करता है। तो जब ये एक व्यवसाय छोटा बंद होता है तो रोज़गार में भी फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पर इतने बड़ी कोरोना टाइम में ये रोज़गार जो ठप हुए, वो इसीलिए हुए कि व्यवसाय ठप हुए। तो एक विधायक और सांसद का और प्रदेश की जो सरकार है उनका ये फ़र्ज़ और दायित्व बनता था कि इन सबको साथ में बिठाएं, उनसे पूछें कि क्या हम आपके लिए कर सकते हैं। और जैसे पेपर इंडस्ट्री है, इनका रॉ मटेरियल सारा बाहर से आता है, वो ख़त्म, ज़ीरो हो गया था, सरकार ने सुध नहीं ली, उनको क्या राहत दी गई, बिजली का बिल तक माफ़ नहीं हुआ। तो ये व्यापार विरोधी सरकार तो है ही, अब व्यापारियों को दिख गया है, और सभी लोग, साइलेंट वोटिंग होगी इस बार, सभी लोग इनके खिलाफ हैं। ऐसे एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए कि आरएलडी और सपा के बीच कैसा मेलजोल है? कई सारी खबरें आ रही हैं कि अनबन भी है दोनों के बीच में, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। देखिए, ये सब खबरें कहाँ से आ रही हैं आप भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ। ये गठबंधन मजबूत है क्योंकि ये पार्टियों का गठबंधन नहीं है, ये जनता का गठबंधन है। तो जनता जब त्रस्त हुई है, ये इस सरकार ने हर वर्ग का दमन किया है, बात करने के लिए जगह नहीं छोड़ी, चर्चा नहीं करना चाहते, सीधा लाठीचार्ज, सीधा कुचल देते हैं। किसानों को कुचला गया, महिलाओं का दमन किया गया, अभी छात्रों के ऊपर डंडे बरसाए गए। तो ये जनता का गठबंधन है, तो ये बहुत मजबूत है, ये ऐसे नहीं टूटेगा। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थी मनीषा अहलावत, जो कि इस समय मेरठ कैंट से उम्मीदवार हैं गठबंधन की, और उन्होंने दावा किया है कि अगर वो सत्ता में आती हैं तो महिलाओं की दिशा में काम करेंगी। आप देख रहे थे द लल्लन टॉप। नमस्कार।